सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हम अगेन जो लास्ट हमने जो वीडियो में डिस्कस किया चैप्टर 4 में, उसी आइडिया को हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे कि आपको कैसी कंपनीज जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम लास्ट चैप्टर में जैसे हमने देखा कि हमने ROCE देखा, ऐसे बहुत सारे रेशियोज जो थे वहाँ पे हमने थोड़ा फोकस किया। अभी हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है उसकी कैपिटल अलोकेशन की जो स्ट्रेटेजी वगैरह है वो कैसी है, वो डिसीजंस कैसे हैं, तो इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मतलब ये जो बुक है ये इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक 15-20 मिनट्स का वीडियो है। उस एक वीडियो के अंदर हमने जितने भी उसमें टेक अवेज थे वो सारे के सारे डाल दिए हैं। और अगेन मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जब भी आप देखोगे तो आप समझोगे कि ये बुक के अंदर जो भी आइडिया दिए गए हैं तो वहाँ पे कैपिटल अलोकेशन जो है उसके ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों किया गया है। तो हमेशा आपको जब भी कोई किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये देखना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाए कंपनी के लिए और अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे जो विलियम थॉर्नडिके है तो उन्होंने यही बोला है कि कैपिटल अलोकेशन जो है अगर वो किसी कंपनी का अगर सही रहता है, कंपनी के मैनेजमेंट का सही रहता है, तो वो अपने शेयर होल्डर के लिए एक ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो उसके पीछे के रीजंस वगैरह क्या है, आइए फटाफट हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के टेक अवेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सौरभ मुखर्जी जो है वो हमेशा, आप उसकी इंटरव्यू में भी आप देख सकते हो कि वो हमेशा फ्री कैश फ्लो जो है ये एक मैट्रिक है उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो ये पहले तो बात ये है कि वो बोलते हैं कि फॉलो द फ्री कैश फ्लो, बट ये फ्री कैश फ्लो जो है वो एक्चुअली में है क्या, मतलब अगर सिंपली अगर हमें समझना है, हमें भी कैलकुलेट करना है तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसमें से आपको जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको ओवरऑल एक फ्री कैश फ्लो का आइडिया लग जाएगा। तो जनरली फ्री कैश फ्लो के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, मतलब यहाँ पे जब भी किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो ज्यादा होता है या तो ईयर ईयर अगर वो बढ़ता जाता है तो वो एक अच्छा साइन है। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जो है वो एक आपको एक वर्चुअस साइकिल जो है, वर्चुअस ग्रोथ साइकिल जो है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आपको एडवांटेज दे सकती है। कैसे कि सबसे पहले लेट्स से कि किसी भी कंपनी को अगर अच्छा खासा अगर अपने शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करना है तो उसको ये 4 चीज़ें जो है वो एक साइकिल में करनी है। मतलब यहाँ पे हमें समझना है कि सबसे पहले कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है अपनी कंपनी के लिए वो बिल्ड करना है। वो जैसे हमने पहले भी देखा पहले के वीडियो में कि वो इनोवेशन के थ्रू हो सकता है, वो ब्रांड एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, या तो फिर स्ट्रेटेजिक जो थे उसमें से हो सकता है। बट इन अ नटशेल यहाँ पे यही है कि कंपनी को पहले अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बिल्ड करना है। तो अगर कंपनी जो है अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर वो बिल्ड कर पाती है तो अल्टीमेटली ROCE जो है वो उनका हाई रहेगा, कंपनी का ROCE हाई रहेगा। आप जाके देख सकते हो नेस्ले वगैरह जैसी कंपनी, नेस्ले, कोलगेट है, फिर पेज इंडस्ट्री जैसे हमने बात कर लिया, उसके ये तीनों कंपनी जो है उनके ROCE के जो नंबर है वो 50% से भी ज्यादा है। तो अगर ROCE अगर ज्यादा होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है कि जहां पे वो एक फ्री कैश फ्लो जो है वो जनरेट कर सकता है हायर कंपेयर टू उसके जो पीएस वगैरह है उनके। और फिर जो भी फ्री कैश फ्लो ये जो बच रहा है कंपनी के पास, एक्सेस सरप्लस जो बच रहा है, उसको कंपनी को री इन्वेस्ट करना है उसके खुद के बिजनेस में। और अगेन वहां पे जैसे यहाँ पे हम भी समझ सकते हैं कि अगर हम री इन्वेस्ट करते जाते हैं उसी सेम बिजनेस के अंदर तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो पीएस वगैरह है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा ग्रोथ फास्ट हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उससे अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अगेन ROCE बढ़ेगा, फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा। तो ऐसे ये पूरा जो साइकिल है वो चलते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि हमें पता कैसे चले कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका मैनेजमेंट का जो कैपेबिलिटी है कैपिटल अलोकेशन का, तो वो हमें एसेस कैसे करना है कि वो जो भी डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या है। तो इसके लिए 2 स्टेप यहाँ पे सौरभ मुखर्जी ने बुक के अंदर दिए हैं। तो पहला है कि आपको ये समझना है कि कितना रिस्क ले रही है कंपनी, कितना रिस्क ले रही है। जो न्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो कंपनी की लेट्स से कि उनके पास जो भी एक्सेस सरप्लस कैश बचा है तो वहां पे लेट्स से कि अगर वो ग्रोथ करना चाहती है तो उसमें रिस्क कितना है, रिस्क इन्वॉल्व कितना है, मतलब वो नए मार्केट में जा रही है। मतलब लेट्स से कि अगर इंडिया फोकस कंपनी थी, डोमेस्टिक कंपनी है, तो अगर आज वो लेट्स से कि कल उठ के वो बोलती है कि मुझे श्रीलंका या तो ऐसी कोई कंट्री में अगर मुझे इन्वेस्ट कर अपना जो मार्केट है वो इंक्रीज करना है तो क्या होगा। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको रिस्क देखना है कि कंपनी में कि उनका जो न्यू ग्रोथ, मतलब जो भी कंपनी स्ट्रेटेजी नई ग्रोथ के लिए ला रही है
तो उसमें कंपनी कितना रिस्क ले रही है, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप है कि कंपनी कितना कैपिटल उसको अलोकेट करती है उस स्ट्रेटेजी को परस्यू करने में, फॉलो करने में। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पे हम थोड़े एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया क्लियर हो सके। तो यहाँ पे अगेन बुक के अंदर ही दिया गया है कि कैलॉग्स वर्सेस कोका कोला। मतलब कैलॉग्स ने जब अराउंड अर्ली 1990s में, कि जब कंपनी अपने जो सीरियल वगैरह थे, तो उनको लगा कि जनरली कैलॉग्स जो है वो एक यूएस फोकस्ड प्लेयर है, एफएमसीजी प्लेयर है, बट उनको अभी यूएस का मार्केट हम सबको भी पता है कि ऑलरेडी जो है वो ग्रोथ हो चुका है, एक डेवलप कंट्री। तो अगर उनको ग्रोथ करना है तो वो ऐसी कंट्रीज ढूंढते हैं जैसे कि इंडिया, कि जहां पे अभी मार्केट ओपन हो रहा है। कैलॉग्स ने उस टाइम पे क्या किया कि ऑलमोस्ट $6.5 बिलियन जो थे वो इंडिया में लगाए थे, और ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद भी कंपनी जो है वो एक अच्छा खासा जो अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो नहीं कर पाई, एक्सपांड नहीं कर पाई, और अल्टीमेटली मतलब उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो बहुत ही कम कर लिया। जबकि कोको कोला जो है उसने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया अपनी इंडिया स्ट्रेटेजी को ट्राई आउट करने से पहले। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उनका एक ड्रिंक आता था वीओ करके, तो वो ड्रिंक मतलब ऐसा उन्होंने इनिशियली क्या किया कि रिलायंस रिटेल जो है तो उसके अराउंड कुछ 500 to 600 स्टोर्स थे, वहाँ पे उन्होंने इनिशियली अपना जो ये नया ड्रिंक जो था वीओ करके, वो फ्लेवर्ड मिल्क करके, तो उनको रिलायंस रिटेल के 500-600 स्टोर पे उन्होंने इनिशियली वहाँ पे अपने स्टैक वगैरह बना के वहाँ पे सेल करने के लिए वो वहाँ पे रखा था। बट वहाँ पे यही हुआ कि ये जो फ्लेवर्ड मिल्क वाला जो स्ट्रेटेजी था इनका वीओ ड्रिंक का, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वहीं से ही उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट का एक्सपेंशन था उसको वापस खींच लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैलॉग्स ने जबकि एक साथ ही बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा दिया मार्केट में, जबकि कोको कोला ने पहले ट्राई किया, अगर नहीं चला तो उसको वापस लिया, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसको आगे बढ़ाया। तो ये एक मैनेजमेंट का हमें दिखाता है कि मैनेजमेंट जो है वो कितना अपने कैपिटल को लेके कॉन्शियस है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि रिस्क क्या है, रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है जब भी कोई कंपनी बाहर के मार्केट में जब वो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही दिया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन जो है वो रिस्की है, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगेन दिया गया है पिडीलाइट का एग्जाम्पल। मतलब पिडीलाइट यहाँ डोमेस्टिक में ऑलरेडी वो एडहेसिव और वो ये सारे जो अभी उनका जो कोर बिजनेस है उसमें इंडिया के अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स तक उन्होंने खुद इंडिया के अंदर ही उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको ग्रो किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, और उसके बाद जब उनके पास एक्सेस सरप्लस वगैरह बचने लगा तब जाके उन्होंने बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे भी जब उन्होंने बाहर की कंट्रीज में स्टार्ट किया तो पता तो क्या चला, मतलब खुद के पैसे ही जो है वो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। मतलब ब्राजील और मिडल ईस्ट में ये दोनों कंट्रीज को मिला के कुछ अराउंड 500 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था मार्केट में ग्रो करने के लिए ब्राजील और मिडिल ईस्ट के, वो उनको अल्टीमेटली राइट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनका बिजनेस जो था वहाँ से उनको इतना रिटर्न जनरेट नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या किया कि उनका जो फोकस था वो वापस से उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक मार्केट जो है इंडिया उसके ऊपर वहाँ पे ला दिया, और अभी अगेन वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस वगैरह किए, और रिसेंटली उन्होंने एरलडाइट करके एक जो कंपनी थी, ब्रांड थी सॉरी, उसका भी उन्होंने एक्विजिशन किया, और बहुत सारा मतलब इंडिया के अंदर ही उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो था वो इंक्रीज किया। और अल्टीमेटली जब उन्होंने ये सारी चीज़ें करी तो उनको पता चला कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो गई, उनके जो कैश फ्लो थे वो भी अच्छे हो गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर डोमेस्टिक कोई कंपनी जो अच्छा कर रही है वो बाहर के मार्केट में भी अच्छा कर लेगी। तो अगेन यही है कि इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि वहाँ के कल्चर का इतना आइडिया हमें नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है कि अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज़ द बिगेस्ट रिस्क। मतलब ये तो ऐसे ही पता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर यहाँ पे हमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ग्रासिम वर्सेस श्री सीमेंट का। मतलब ग्रासिम जो है वो एक काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमरेट है कि जहाँ पे उसके पास सीमेंट का भी बिजनेस है, फिर और भी बहुत सारे रिटेल वगैरह के बिजनेस है। तो उसकी वजह से होता ये है कि कंपनी के जो ROCE जो है वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब ROCE जो है वो कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से ओवरऑल जो शेयर होल्डर का जो वैल्यू क्रिएट होना चाहिए स्टॉक के परफॉर्मेंस में, वो जो दिखना चाहिए बिजनेस में दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो यहाँ पे ग्रासिम का अगर हम देखते हैं और उसके कंपैरिजन में जो श्री सीमेंट करके है, ठीक है, तो उनके ROCE में भी अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक मतलब एक चीज़ ये है कि जहाँ पे ROCE कम हो जाता है, पर दूसरी जगह पे ये भी है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देख रही हैं। और फाइनली सौरभ मुखर्जी जो है वो अगेन बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये चीज़ बता चुके हैं कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी में
उसके जो भी मैनेजमेंट है उसके पास एक सक्सेशन का प्लान होना चाहिए। सक्सेशन का प्लान मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट है परमानेंटली वो नहीं चल सकता है, मतलब 10 20 30 साल 40 साल 50 साल, फिर वहाँ पे किसी और बंदे को आना पड़ेगा, किसी और बंदे को आके कंपनी का सीईओ का रोल लेना पड़ेगा और फिर वो कंपनी चलाएगा। तो ऐसे सक्सेशन प्लान जो है वो फिक्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज भी उन्होंने मेंशन किए हैं, तो वो आप बुक के अंदर पढ़ सकते हो। बट ओवरऑल यही है कि सक्सेशन प्लान जो है वो किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका एक सॉलिड सक्सेशन प्लान होना चाहिए। और एज एन एग्जांपल आप देख सकते हो कि एशियन पेंट भी है कि जो भले ही आप जब उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके आप देखोगे तो वहाँ पे मेजोरिटी जो शेयर प्रमोटर्स जो है वो कंपनी के जो फाउंडर्स है उनकी मतलब ग्रांडसन्स जो है वो भी आज उनके शेयर जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। बट वहाँ पे जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल है, मतलब वो IIT IIM से हायर किए हुए बंदे हैं और वो ही CEO तक पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि सक्सेशन प्लान जो है वो कंपनी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बस यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।